मेरी घड़ी 5 क्यों बजा रही है? ये साला 5 बजा रहा है। इनका अलग ही समय चल रहा है। बिल्कुल। चाय तो पिएंगे सर? एक चाय पी लेते हैं, कम चीनी की, ज्यादा दूध की। नहीं, कम चीनी कम दूध, कड़क। तो अच्छा, वो आपकी शॉट्स अलग लगे थे? वो अलग कहानी है। वो फिल्म बन गई थी, पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी थी। वो कोई और एक्टर कर चुके थे और मैं उनके साथ एक दूसरी फिल्म कर रहा था अनुभव जी के साथ। चले भाई। जो हिंदू मुस्लिम एंगल से कभी आप बीच में परिवार से हुआ ऐसा कुछ? मैं सिर्फ ग्रैंडफादर को नहीं बताया था, हमारे गांव में नहीं बताया था शुरू में। सिर्फ मेरे परिवार को, इमीडिएट परिवार को पता था रिलीजन को लेकर के। चाहता तो मैं भी था कि मैं यंग शादी करूं और यंग बाप बनूं। अवार्ड सेरेमनीज में क्यों नहीं नजर आते हैं? मैंने इतना काम भी नहीं किया है कि इस तरह का काम भी नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा इनवाइट दिया जाए, मिले तो बहुत ख़राब हो ऑडिशंस में। लेकिन मुझे लगता है ऑडिशंस किसी भी नया एक्टर के लिए वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है जब वो ऑडिशन देते हैं। रणबीर कपूर के साथ तो आपका एक गहरा रोल रहा है। जिस उम्र में है उसके बहुत आगे की परफॉर्मेंसेस वो दे रहे हैं। आपको भी कुछ फर्क पड़ता है आपके कोई फैंडम पे, स्टारडम पे? देखिए, फैंडम और स्टारडम ये तो परसेप्शन है, आप कैसे इसको देखते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। बिना बॉयकॉट के भी फिल्में नहीं चली हैं और फिल्में चली हैं, बॉयकॉट के बाद भी फिल्में चली हैं और बहुत पैसा कमाया उन्होंने। आप लाख चिल्लाते रहिए, अगर फिल्म अच्छी बनी है तो लोग जाएंगे। मुझे इस बात का बिल्कुल वो नहीं है, मेरी चाह नहीं है कि लोग मुझे कुमुद मिश्रा के नाम से पहचाने। अब कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ मैं, इस जगह हूँ वहां नहीं हूँ मैं। कौन आवाज दे रहा है मुझे, कौन आवाज दे रहा है मुझे, कोई कह दे कि यहाँ नहीं हूँ मैं। नमस्कार, मैं हूँ रिदम दत्ता और आप सबका स्वागत है रिदम ऑफ लाइफ में। अहमद और मोहम्मद हुसैन साहब की ये गजल इतनी खूबसूरत है कि हम कहीं ना कहीं इसे अपनी जिंदगी से जोड़ते हैं और मैं अपनी जिंदगी से भी इसे बहुत अच्छे से जोड़ता हूँ। लेकिन आज ये नज़म हमारे एक खास फनकार के मद्देनज़र, और वो इसलिए क्योंकि उनका फिल्मी सफ़र ही ऐसा रहा है। हर फिल्म में वो नज़र आते हैं, हर एक अच्छे नाटक में वो दिख रहे हैं, अच्छी वेब सीरीज़ में वो जुड़े हुए हैं, तो इसलिए वो हर जगह हैं, वो हवा हैं, इसलिए हर जगह महसूस किए जा रहे हैं। और वो है हमारे आज के खास मेहमान। बहुत बहुत स्वागत है आपका कुमुद जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सबसे पहले आप ये बताइए, मुझे आपको यहाँ तक लाने में बहुत वक्त लग गया। मैं पिछले 3-4 महीने से आपके पीछे हूँ, तो ये व्यस्तता है या आप इंटरव्यू या इनसे परहेज करते हैं? कुछ व्यस्तता भी है, लेकिन ज़्यादा असल में मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ इंटरव्यूज़ को लेकर के, चर्चा को लेकर के, क्योंकि मेरे पास बहुत ही लिमिटेड जिसको कहते हैं कि अपने बारे में जानकारी है। मुझे जो अतीत है वो भूलता जाता हूँ, तो बहुत कुछ कहने के लिए नया होता नहीं है, तो आप अपने आप को दोहराते हुए पाए जाते हैं। तो आपको बहुत एम्बैरसिंग लगता है कि हर बार आप वही किस्से, वही कहानियाँ सुनाएं जो आप पहले कई बार दोहरा चुके हैं, तो वो जाहिर है थोड़ा अटपटा लगता है। इसलिए हमने इस एपिसोड का नाम कुमुद जी कलाकार रखा है, और वो इसलिए क्योंकि आपने अभिन्न अंगों के, आपके जो शरीर के अंग हैं वो आपने कला में झोंक दिए हैं और बहुत तरह के किरदारों से आपको जाना जाता है। तो आपको कैसा महसूस होता है कि जब जनता कहती है कि ये तो खटाना बाई हैं, ये तो जज हैं, और ये नहीं कहती कुमुद मिश्रा जी हैं, तो आपको अच्छा लगता है या लगता है कि नहीं यार ठीक है, जो मैं काम कर रहा हूँ वही चर्चे में है? नहीं, अच्छा लगता है, ऑफ कोर्स अच्छा लगता है। आप जब काम करते हैं तो आपको जाहिर है उस काम का एक्नॉलेजमेंट जब जनता से आता है तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। और मुझे इस बात का बिल्कुल वो नहीं है, मेरी चाह नहीं है कि लोग मुझे कुमुद मिश्रा के नाम से पहचाने। वो मेरे काम को पहचाने और उस चरित्र को पसंद करें, वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो यात्रा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, जर्नी इम्पॉर्टेंट है एज एन एक्टर जो मैं कर रहा हूँ। ये एक पक्ष है, जो मैं काम कर रहा हूँ उसको मैं एंजॉय कर रहा हूँ, उसका सुख भोग रहा हूँ, और उसमें सुधार होता है, कई बार गड़बड़ हो जाती, कई बार उतना अच्छा नहीं हो पाता है, तो वो मेरी यात्रा का हिस्सा है। उसका बाई प्रोडक्ट है
कि जब आप अच्छा काम करते हैं लोग सराहते हैं, जब आप ख़राब काम करते हैं तो लोग, कुछ लोग चुप्पी मार जाते हैं, नहीं बोलते हैं, सोचते हैं कि चलो ठीक है, एक बार गड़बड़ हो गई है तो विनम्र हो जाते हैं, नहीं बोलते हैं। कुछ लोग जो आपके प्रिय होते हैं, जो आपके करीबी होते हैं, वो बोल भी देते हैं, जो अच्छी बात है। और आपको, हालांकि आपको एहसास होता है कि आपसे कुछ गड़बड़ हुई, लेकिन जब वो बोलते हैं तो थोड़ा आपको ऐसा सुनने को मिला है कि आपसे गड़बड़ हुई है? जी बिल्कुल। इतना काम करने के बाद भी? देखिए, अभिनेता इस बात पे तो नहीं दंभ कर सकता है कि उसने कितना काम किया है, क्योंकि मेरा ये मतलब है कि इतना अच्छा काम करने के बाद नहीं, अच्छा काम भी अपने आप में बहुत ही, जिसको कहते हैं कि ये मान लेना है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, ये भी अपने आप में एक दंभ है जो जिससे बचना चाहूँगा मैं। तो लोग मतलब आपको लगता है कि आप अच्छा कर रहे हैं, तो वो तो जब हो जाता है तो लोग कहते हैं, और जो लोग हैं, करीबी हैं और जो अजनबी हैं, वो भी आकर के कई बार बोल देते हैं कि वो जमा नहीं हो पाया। क्या बात है। और वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा जब आपके सामने आता है तो आपको अपने आप को चेक करने के लिए जो है ना, एक वो होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है कि आप कहाँ गड़बड़ हो रहे हैं, जा रहे हैं एक अभिनेता के तौर पे, तो बहुत ज़रूरी होता है, मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है। और हमारी टीम ने रिसर्च करके आपके 5 अच्छे किरदार निकाले हैं, जिसमें एक शुमार है आपके खटाना भाई रॉकस्टार से, आपके फिल्मिस्तान के महमूद साहब, फिर मुल्क के जज, फिर आपके जॉली LLB के इंस्पेक्टर साहब, और विशेष अरोड़ा साहब, जो डॉक्टर अरोड़ा आजकल आप फेमस हैं। तो मेरा सवाल ये है कि मुझे आपसे कि जब आप किरदारों की प्लानिंग करते हैं, जब आपके पास एक स्क्रिप्ट आती है, तो उन किरदार में की क्या प्लानिंग करते हैं ताकि उस पर्दे पर आते आते वो इतना विशाल हो जाता है, लोगों के दिलों में घर कर जाता है? कोई भी चरित्र होता है, उसको अप्रोच करने के लिए हमेशा आपकी प्रोसेस उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती जितना वो स्क्रिप्ट, डायरेक्टर, वो टीम, को एक्टर्स, वो सारी चीज़ें उसमें ऐड करती हैं, उस प्रोसेस में ऐड करती हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने एक प्रोसेस तय किया है कि मैं तो ऐसे ही अप्रोच करता हूँ काम को, और वही प्रोसेस आप सारे कामों में लागू कर पाएंगे, वो नहीं हो सकता है। आपको स्क्रिप्ट डिसाइड करती है कि आप प्रोसेस क्या लेंगे। जो प्रोसेस मैं रॉकस्टार में लेता हूँ, वही प्रोसेस मैं फिल्मिस्तान में नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि टीम अलग है, डायरेक्टर अलग हैं, डायरेक्टर्स के अप्रोच अलग हैं, आपके साथ जो एक्टर काम कर रहे हैं उनका अप्रोच अलग है, उनका रिदम अलग है। तो आपको उन सब के साथ एक क्या कहते हैं, एक जुड़ाव बनाना पड़ता है, और उसके लिए आपका प्रोसेस पे डिपेंड करता है। तो वो हमेशा वो डिपेंड करता है कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं। जब तक तकलीफ ना हो ना लाइफ में, तब तक बड़ा नहीं बनता है। अगर इसके जान की सलामती चाहते हैं तो हमारी सारी शर्तें कबूल कर लें, वरना हम इसका सर कलम कर देंगे। वो जिसकी पूजा ये करते हैं यानी अल्लाह। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। अरे फैक्ट बोल रहे हैं ना अली मोहम्मद साहब, अजान 5 बार ही होती है ना लाउड स्पीकर पे। आज तक तो हमारे किसी शिकार पे ऐसा सवाल नहीं किया गया, वो भी CBI। उसने बताया, खुद पता चला। दूसरा, मैं आपसे ये इसलिए भी पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसे हमारे बहुत से मित्र हैं जो फिल्म स्कूल नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं पहुँच पाते हैं, किसी कारणवश आर्थिक स्थिति नहीं ठीक है, परिवार नहीं सहायता कर सकता। तो उन तक अगर आपकी ये बात पहुँच जाए कि आपके ज़रिए वो सीख सकें, ताकि इस नगरी में अगर वो एंटर कर रहे हैं तो। सपोजिटली अनट्रेन्ड एक्टर्स हैं जिनको कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं मिला है, वो कैसे अप्रोच करेंगे? तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की अपनी महत्ता है, बहुत महत्ता है। वो आपको एक तरह का आपको एक क्वेश्चन देता है, आपके क्राफ्ट को मांझने का एक मौका देता है, लेकिन वो 3 साल का वक्फा होता है, 3 साल का समय होता है। जैसे ड्रामा स्कूल 3 साल का है, NSD कुछ जगह 6 महीने का होता है, कुछ जगह 1 साल का होता है, कुछ 3 महीने के भी एक्टिंग कोर्सेज होते हैं। वो सिर्फ आपको अवेयर कराते हैं आपके शरीर से, आपके अभिनय के अलग अलग पहलुओं से अवगत कराते हैं। जो काम है वो असल में पास आउट होने के बाद शुरू होता है। जो अपने आप को हम मांझते हैं तो वो तो फील्ड पे होता है। तो जो बाकी अभिनेता हैं उनके पास भी वही मैदान है जो हमारे पास है। वो भी जब आप कर रहे होते हैं, जब आप उस प्रोसेस में होते हैं तो आप सीख रहे होते हैं।
तो वो बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि उनको करते करते, देखते देखते, और मैं हमेशा ये बोलता हूँ, मैं तो बहुत ख़राब हूँ ऑडिशंस में, लेकिन मुझे लगता है ऑडिशंस किसी भी नया एक्टर के लिए वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। जब वो ऑडिशन देते हैं तो एक लर्निंग प्रोसेस होती है। वहाँ आपको पता चलता है कि आप कितने गलत जा रहे हैं, कितने सही जा रहे हैं, और इसके लिए सिलेक्शन और रिजेक्शन इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो अलग है। आप जब कैमरे के सामने आकर के अपना एक छोटा सा एक पैराग्राफ बोल रहे होते हैं, 3 लाइनें बोल रहे होते हैं, आप खुद ही अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखेंगे। जब आप 5वीं बार कोई ऑडिशन दे रहे होंगे, 10वीं बार दे रहे होंगे, 18वीं बार दे रहे होंगे, तो फर्क आ आपको खुद ही जाता फर्क दिखता है। मुझे याद है आपने एक बार हमारी फ़ोन पर बात हो रही थी और आपने कहा था कि यार मैं जल्दी भूल जाता हूँ चीज़ें, मैं एक फ़िल्म देखता हूँ भूल जाता हूँ, जी। मैं कहीं मीटिंग पर जाता हूँ तो मैं क्या मीटिंग करके या भूल जाता हूँ। तो सेम आप किरदारों के साथ भी ऐसे ही करते हैं? अब इसका मैं क्या बताऊं, मतलब ये कोई बहुत जिसको इसको लेकर के बहुत गौरवान्वित होने की बात नहीं है, तो लेकिन अब ये है, समस्या है। तो अब जैसे आपने तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहें ऐसे? अब वो डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लेते हैं। हाँ, मतलब कुछ हद तक कुछ चीज़ों में मैं इसको ब्लेसिंग मानता हूँ, कुछ चीज़ों में बहुत बुरा मानता हूँ, क्योंकि कई बार मैं उन लोगों को भूल जाता हूँ जिनके साथ काम किया होता है, और वो मिलते हैं तो बहुत एम्बैरसिंग होता है मेरे लिए कि अरे यार मैं भूल गया ही नहीं, नाम भूल गया है, या कई बार शक्ल याद रहती है, नाम भूल जाता हूँ, कई बार नाम याद रहता है, शक्ल भूल जाता हूँ। तो ये सब होता है, लेकिन अब मुझे इसके साथ रहने की आदत हो गई है, और मैं कोशिश करता रहता हूँ कि कई बार एक्सरसाइज करता हूँ कि कोई फिल्म शूट कर रहा हूँ, मैं सबके नाम रोज़ बोल बोल के याद रखूँ। हालांकि मुझे मालूम है कि जब अगली बार मिलेंगे तो फिर मैं पूछता हुआ अपने आप को एम्बैरस करता हो और माफ़ी मांगता हो पाया जाऊँगा। तो ये तो है। और आपकी जो लव स्टोरी है वो भी किसी कहानी से कम नहीं है, फिल्मी स्टोरी है। आपने एक समय के बाद आकर शादी की, और वो भी एक ऐसी शादी की जो इंटर रिलीजन थी। तो मैं दर्शकों को यही बताना चाहता हूँ कि जो कुमुद जी की वाइफ हैं वो एक प्रसिद्ध कलाकार हैं, थिएटर की एक्टर भी हैं, उनका नाम आयशा रज़ा जी है। और अपनी इस कहानी के बारे में रूबरू कराएं हमें, जो हिंदू मुस्लिम एंगल से कभी आप बीच में परिवार से हुआ ऐसा कुछ? ऑफ कोर्स हुआ है, मतलब हम लोगों ने तय किया, हम लोग मिले, हम लोगों ने तय किया, तो मुझे अपने परिवार को राज़ी करना था। तो मैंने कहा कि उनकी रजामंदी ज़रूरी है, क्योंकि आपको 28 साल की उम्र में मैं शादी नहीं कर रहा था जहाँ पे मैं बागी हो जाऊँ, घर से भाग जाऊँ। वो सारे सपने तो सपनों की उम्र जा चुकी थी, और वो समय भी नहीं था। तो जाहिर है मैंने बात की और परिवार राज़ी हो गया। उनके अपने रिजर्वेशंस रहे होंगे, क्योंकि हमारे गांव में पहली इस तरह की शादी हो रही, तो जाहिर है उनके अपने रिजर्वेशंस रहे होंगे, लेकिन वो मुझे ज़्यादा प्यार करते थे। हमारी जॉइंट फैमिली है, मेरे सारे चाचा हैं, 3 चाचा, मेरे पिताजी, फिर मेरे ग्रैंडफादर थे, ग्रैंडमदर नहीं थी, ग्रैंडफादर थे उस समय। तो उनके रिजर्वेशंस थे, उन्होंने मुझे ज़ाहिर नहीं होने दिया। अपनी जो भी उनकी तकलीफ़ें होंगी उन्होंने हाँ कह दिया, और ब्याह भी हुआ, गुड़गांव में हुआ, वो लोग आए भी। और उसके बाद पर इंटरकास्ट जो मैरिज होती है उसका अद्भुत ये है कि हमेशा एक बहुत ही कमाल का एक्सचेंज होता है 2 परिवारों के बीच में, और हम एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं अपने अनुभवों के साथ। और वो हमारा उसका मैं ऋणी हूँ, अपनी वाइफ का ऋणी हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे परिवार को तो बहुत बेनिफिट किया है। मेरी तरफ से उनको कितना मिला है मुझे नहीं पता, पर उनकी तरफ से मेरे परिवार को बहुत मिला है। और वो परिवार को जोड़ने में बहुत अद्भुत काम है। जिनके पास रिजर्वेशंस था भी, जिनको समस्याएं थी, हमने सिर्फ ग्रैंडफादर को नहीं बताया था, हमारे गांव में नहीं बताया था शुरू में, सिर्फ मेरे परिवार को, इमीडिएट परिवार को पता था रिलीजन को लेकर के, क्योंकि हम इसका हल्ला नहीं मचाना चाहते थे। अब तो सबको पता है, और वो गांव जाती हैं और गांव में रहती हैं। और हमारे यहाँ जैसा कि होता है कि बहुओं से ससुर बात नहीं करते, अवॉइड करते हैं, सिर्फ चरण छूने तक बात होती है, कोई संवाद नहीं होता, दुपट्टा लेते हैं, हाँ वो सब होता है। धीरे धीरे वो सब हट गया। अब हमारी पत्नी से हमारे चाचा हैं, वो घंटों दरबार करते हैं, गप्पे मारते हैं, और सिर्फ हमारी पत्नी से करते हैं, वो बाकी बहुओं से नहीं करते हैं। तो ये एक कमाल का बदलाव है, जहाँ पे कि चाचा बैठ करके बहू के साथ चाय पी रहे हैं और गप्पे मार रहे हैं,
अभी मेरे छोटे वाले चाचा जी का जन्मदिन था तो वो खुद ही फ़ोन करके बहू को बोलते हैं, बहू हैप्पी बर्थडे टू मी। तो हैप्पी तो बेचारे वो अपना जन्मदिन याद दिलाते रहते हैं कि क्योंकि क्या बात है, उनको how मालूम है। सो या और अच्छा, बड़ों की आभा भी ऐसी होती है कि वो खींच लेते हैं अपनी तरफ, वो प्यार उनके अंदर होता है। यस यस ऑफ कोर्स और वो इट्स जो इंटरकास्ट मैरिज है या कोई भी मैरिज है, इट्स नॉट अबाउट इंटरकास्ट, इट्स अबाउट एनी मैरिज। आपको शादी कोई ऐसा नहीं है कि आपने शादी की और ये हमने मान लिया है ना कि, लेकिन आपको उसके लिए एफर्ट करना पड़ता है, पूरे परिवार को एफर्ट करना पड़ता है, 2 इंडिविजुअल्स को एफर्ट करना पड़ता है और वो एफर्ट दोनों तरफ से होता है। तो हमारे परिवार ने भी किया है, हमारी वाइफ ने किया है, हमने किया, तो लेकिन बहुत ही कमाल का है। मैरिज से ही जुड़ा अगला सवाल ये है कि आपने एक ऐसी उम्र में आकर शादी की जहां पर समाज के परिप्रेक्ष्य में कहते हैं कि वो तो रिटायरमेंट की एज है, सेमी रिटायरमेंट। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं 25 से 28 में बेटा शादी कर लो, फिर 30 से 35 के मीटर में बाल बच्चे पैदा कर लो और फिर थोड़ा काम वाम करके 50 में जो करना करो, जीवन तो फिर जीना ही है। मगर आपने एकदम अलग थ्योरी अपनाई, तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे बड़े बुजुर्गों को, बुजुर्ग जो कहते आए हैं और जो करंट सिनारियो है लाइफ का? वो बिल्कुल गलत नहीं कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। हर चीज़ की अपनी एक उम्र होती है, लेकिन जीवन ग्रामर नहीं है कि आप उसी ग्रामर से जी पाएँ। बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं जिसके तहत आप, जो आपको जीवन जिस तरह से ले जाता है। तो चाहता तो मैं भी था कि मैं यंग शादी करूं और यंग बाप बनूं, वो हो नहीं पाया क्योंकि मैं जिस फील्ड में था उस फील्ड में एक इनसिक्योरिटी थी, काम की इनसिक्योरिटी थी, पैसे की इनसिक्योरिटी थी, तो वो सारी चीज़ें थी। हालांकि जब शादी की तो ऐसा नहीं कि मैं सिक्योर हो गया था, तब भी उतना ही इनसिक्योर था, लेकिन सही इंसान मिल गया तो उसके साथ आपने शादी करी। आप अपना जीवन जी रहे हैं तो आप तय कीजिए आपको क्या सही लगता है। लेकिन बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं वो अपने आप में कुछ गलत नहीं है, वो असल में सही है, लेकिन उसके बाद आपको जीवन कैसे जीना है वो तो आपको तय करना पड़ेगा। बट सर, अगर कोई सेटल्ड ही नहीं है इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन, हाँ, तो वो शादी करके सही काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है? देखिए क्या है कि अब वो मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं अपने बारे में बता सकता हूँ कि मैंने तो जब शादी की तब भी मैं सेटल नहीं था। तो और फिर सेटल हो गया तो वो तो आप नहीं तय कर पाते हैं, और आप बहुत सेटल भी होते हैं और पता चला वक्त ख़राब हो गया तो आप अनसेटल भी हो सकते हैं। कई बार शादी आपको सेटल कर देती है, कई बार शादी अनसेटल भी कर देती है, तो वो तो आपको नहीं पता है। वो तो जीवन का जादू ही ये है कि वो हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहता है। अपनी बचपन की कुछ बातें आप बताएं, और किस तरह जोड़ते हैं अपने अभिनय को बचपन से? कोई ऐसी चीज़ जो आपको बचपन की आपके अभिनय तक आ गई है? बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे ग्रैंडफादर हैं जो उनका बहुत असर है मुझ पे, मेरे फादर का बहुत असर है मुझ पे। मैं कई बार परफॉर्मेंसेस करता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे पिताजी मेरे माध्यम से क्या बात है, बोल रहे हैं। छुटपन में जब मैं छोटा था तो मेरे ग्रैंडफादर रामचरितमानस का पाठ करते थे, पूजा करते थे, और वो मुझे अपने साथ बिठा लिया करते थे। और मैंने उनको, मेरे पास जो स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी है वो ये है कि जब भी वो पाठ करते थे तो उनकी आंख से आंसू बहते थे। वो उस टेक्स्ट को इस तरह से रिलेट करते थे, उस ग्रंथ को इस तरह से रिलेट करते थे। इतना पर्सनल होता था उनके लिए, रिलीजन इतना पर्सनल था कि वो उसके साथ रिलेट कर पाते थे और एक इमोशनल लेवल पे। तो वहाँ मुझे शब्दों का जो जादू है वो मुझे उस समय एहसास नहीं हुआ। ग्रो करने के बाद मैंने जब पलट के देखा तो मुझे लगा कि कितना जादू होगा उन शब्दों में, उस ग्रंथ में, कि वो उनको उस तरह से असर करता था। और ऐसा नहीं कि एक बार हुआ है, वो इनवेरिएबली होता था। जब भी वो करते थे और वो पाठ करते हुए, और वो फपक के रोते थे और पाठ करते जाते थे, और उसमें उस रोने में एक तरह का आनंद होता था। और वो अद्भुत चीज़ थी कि वो रोना दुख का रोना नहीं था, वो आनंद का रोना था। जब हम एक स्टेज पा जाते हैं जहाँ पे आप उसका सुख, उसका दुख, उसका जो
लार्जर देन लाइफ कॉन्टेक्स्ट आप महसूस कर पाते हैं, तो उसका मुझे मेरे ऊपर बहुत असर रहा है। जब भी रात होती थी तो वो मुझे अपने ऊपर लिटा करके और वो ठुमक चले हैं रामचंद्र बाजत पैजनिया वो गुनगुनाते थे। वो आज तक मेरा फेवरेट है। उसको मैंने एक नाटक करता था तो उसमें भी मैंने उसको इस्तेमाल किया उस चीज़ को। फिर मेरे पिताजी रामलीला करते थे, वो उनको मैंने कभी रामलीला करते हुए नहीं देखा, मैं बहुत छोटा था, तो उसकी तो मुझे मेमोरी नहीं है। लेकिन जब वो फ़ौज में थे तो फ़ौज में भी वो नाटक करते थे, कल्चरल उसमें मैंने उनको परफॉर्म करते उस समय देखा था। वहाँ पे जो डायरेक्टर थे तो उन्होंने कहा ये स्पीच आपको आपके पिताजी ने सिखाई है? तो मैंने कहा नहीं, ये तो मैंने खुद ही। तब मुझे पता चला कि मेरे ऊपर कितना प्रभाव है मेरे पिताजी का, क्योंकि मेरे पिताजी मेरे ख्याल से जाके वहाँ परफॉर्म करके भी आ चुके थे वो उनके सामने, डायरेक्टर साहब के सामने। वो बहुत कमाल के परफॉर्मर थे और बहुत अच्छा गाते भी थे। तो मुझे सिर्फ एक ही दुख है कि मुझे गाना जो है ना नहीं, मेरे हिस्से नहीं आ पाया। तो हाँ, ये सारी चीज़ें थी जो जिसने मुझे प्रॉब्लली शायद सबकॉन्शियसली इस तरफ लीड किया है। अब आप एक पिता भी हैं और मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस तरह की परवरिश कबीर की हो रही है और किस ओर आप उसका रुख देख रहे हैं अभी जाते। और असल में परवरिश कबीर की नहीं हो रही, परवरिश हमारी हो रही है। क्योंकि आप बाप बनना भी अपने आप में एक लर्निंग प्रोसेस है, पिता बनना भी लर्निंग प्रोसेस है, पेरेंट बनना भी लर्निंग प्रोसेस है। और आप हर दिन नए चैलेंजेस के साथ जूझ रहे होते हैं, आप सीख रहे होते हैं। और अब वो स्टेज आ गया है, अब वो हम उस जनरेशन को नहीं बिलोंग करते जहाँ पे माँ बाप ने एक चीज़ कह दी और वो पत्थर की लकीर हो गई है। आपके बेटे आपको चैलेंज करेंगे, आपकी बेटी आपको चैलेंज करेगी। आप कुछ गलत करेंगे तो वो टोकेंगे आपको। और अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ करते हैं, अगर मान लो मैंने थोड़ी ऊंची आवाज़ में कुछ बोल दिया तो मेरा बेटा ही मुझे कह देता है कि यही बात आप आराम से भी कह सकते हैं। और मुझे लगता है ओह, अब बात तो सही है। तो आप असल में मैं अपने बच्चे के माध्यम से मैं सीख रहा हूँ कि एक अच्छा बाप कैसे बना जा सकता है, एक बेहतर इंसान कैसे बना जा सकता है। और नई जनरेशन हमसे ज़्यादा इवॉल्व होती है हमेशा। अपने नए चैलेंजेस, उनके चैलेंजेस होते हैं, हम हमेशा उनके चैलेंजेस अपने रेफरेंस में देखते हैं। जो हमने गुजारा होता है वक्त बदल गया है, उनके चैलेंजेस नए हैं। हमको उनके चैलेंजेस को पहचानने की ज़रूरत है, रादर देन अपने हिस्ट्री से उनको जज करना, उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में तय करना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। एक चीज़ आपने बड़ी अच्छी यहाँ पे बोली, मेरे जहन में आई बात। एक बार मैं आपसे मिला था और हमारी ये बात हो रही थी कि लाइफ एडजस्टमेंट्स आजकल पारिवारिक जीवन में बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, स्पेसिफिकली हस्बैंड वाइफ। ऑल्टरेशन ज़्यादा है, एडजस्टमेंट कम है। और एक और माँ बाप भी हैं, पत्नी भी हैं। तो जो आज का ये जो समय है, जिसे एक इंसान जहाँ से इक्वेटर कहता है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये फिल्मी सर्कल में भी होता है ऐसा? आप घर में फिल्म नहीं जी रहे होते हैं, आप घर में अपना जीवन जी रहे होते हैं। फिल्म तो प्रोफेशन है, जैसे डॉक्टरी प्रोफेशन है। तो डॉक्टर जब अस्पताल में होता है, क्लिनिक में होता है, तो वो अपनी डॉक्टरी कर रहा होता है। घर में होता है तो एक बाप होता है, बेटा होता है, तो वो एक अलग चीज़ है। और ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप जीवन को कैसे जीना चाहते हैं। आप परिवार के साथ जीना चाहते हैं, परिवार से अलग थलग जीना चाहते हैं। आप अपने माँ बाप को कैसे देखते हैं, आप माँ बाप के साथ रहना चाहते हैं, आप उनको अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखना चाहते हैं, आप अचानक से आपको लगने लगता है कि मेरे ऊपर बोझ है। ये चॉइसेस इंडिविजुअल की चॉइसेस हैं, और जो आप चॉइस लेंगे वही आपका बच्चा लेगा, उसी लीक पे लेगा। तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है, जैसे मेरे माँ बाप ने जिस तरह से परिवार के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने भाइयों के साथ जिस तरह से उन्होंने जीवन जिया है, उसका कुछ हिस्सा मेरे पास आया है। तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए ज़रूरी है। वही मैं अपने बेटे को कॉन्शियसली नहीं, सबकॉन्शियसली आप देते हैं। आप जिस तरह से बर्ताव करते हैं, जिस तरह से मेरी जो जॉइंट फैमिली है, मेरी वाइफ जिस तरह से उन पूरे परिवार को साथ लेके चलती है, वो मेरा बच्चा देखता है। तो जाहिर है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपने दोस्तों के साथ, अपने एक्सटेंडेड फैमिली के साथ उसको किस तरह से बर्ताव करना है, वो सिखाया नहीं जाता। वो
करते हैं और वो उसका असर होता है। ये जो फिल्मी फैमिली है ये बहुत ही क्रूड टर्म है मेरे ख्याल से। मुझे लगता है कि हम परिवार हैं, जैसे सब परिवार हैं, और हम वैसे ही जीते हैं जैसे सब परिवार जीते हैं। हम वही गलतियां करते हैं जो सब परिवार करते हैं। तो कुमुद जी, आप अवार्ड सेरेमनीज में क्यों नहीं नजर आते हैं? आपको इनवाइट नहीं देते या फिर आपकी रुचि ही नहीं है वहाँ जाकर ताली बजाने? देखिए, पहली बात तो मैंने इतना काम भी नहीं किया है कि इस तरह का काम भी नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा इनवाइट दिया जाए मिले, लेकिन गाहे बगाहे अगर इक्का दुक्का मिला है तो मैं बहुत झेलता हूँ। मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ भीड़ से, बहुत बड़े क्राउड से, बहुत फॉर्मल सेरेमनीज से मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बच पाऊँ, और इसमें ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है जो मैं कह रहा हूँ। ये बहुत इस पे गौरव करने वाली बात नहीं है, प्राउड होने वाली बात नहीं है। ये मेरी अपनी कमी है जिससे मैं लड़ता रहता हूँ, लेकिन अभी तक तो इतनी उम्र हो गई, अभी तक से मैं पार नहीं पा पाया। जिस तरह आजकल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के साथ हो रहा है, जो गठित हो रहा है कि जो बॉयकॉट बॉलीवुड मूवमेंट है, जिसका खास असर बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस पर है, वहीं एक और है साउथ की फिल्म्स जो रोर कर रही हैं और मास अपील है। तो आपको क्या लगता है, क्या मिसमैच है यहाँ पे इस समय? कोई मिसमैच नहीं है सर, एक समय है। अब आप अच्छी फिल्में बनाएंगे, लोग आएंगे देखने के लिए। कई बार ये बॉयकॉट वगैरह तो मुझे लगता है कि ये बेवकूफ़ी भरी चीज़ है। ठीक है, आपको फिल्में पसंद नहीं आती हैं, आप मत देखने जाइए, लोग नहीं ही जाते हैं। बिना बॉयकॉट के भी फिल्में नहीं चली हैं और फिल्में चली हैं, बॉयकॉट के बाद भी फिल्में चली हैं और बहुत पैसा कमाया उन्होंने। आप लाख चिल्लाते रहिए, अगर फिल्म अच्छी बनी है तो लोग जाएंगे। कई बार फिल्म अच्छी बनती है और नहीं चलती है, ये भी होता है, लेकिन उसका बॉयकॉट वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसमें कितना पॉलिटिकल है, कितना सोशल है, ये तो जब वक्त बीत जाएगा तो उस पर एनालाइज किया जाएगा, उस पर लिखा जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसका सिर्फ एक ही जवाब है कि आप अच्छा काम कीजिए, अच्छी फिल्में बनाइए, ओरिजिनल फिल्में बनाइए, और लोग आएंगे देखने के लिए। हम चाहते भी हैं जल्दी फेस पास हो, क्योंकि हम सब हिंदी सिनेमा के बहुत बड़े प्रेमी और भक्त हैं और हम चाहते हैं कि हिंदी सिनेमा भी आगे। आप तो प्रेमी भक्त, हमारी तो रोजी रोटी है। जैसे आप कुमुद जी सेकंड लीड कैरेक्टर्स में आए, आप एक एंसेंबल कास्ट का पार्ट होते हैं, तो जब कभी फिल्म फ्लॉप हुई या जिस तरह के ये मूवमेंट्स चल रहे हैं, आपको भी कुछ फ़र्क पड़ता है आपके कोई फैंडम पे, स्टारडम पे? आपको लगता है कुछ इस आपके जो लाइन ऑफ एक्टर्स हैं उनको भी फ़र्क पड़ता होगा? देखिए, फैंडम और स्टारडम ये तो परसेप्शन है, आप कैसे इसको देखते हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। क्योंकि बड़े स्टार्स को तो फर्क पड़ रहा है। नहीं, ऑफ कोर्स फर्क पड़ लीड रहा एक्टर्स होगा। को नहीं, फिल्म इंडस्ट्री को फर्क पड़ता है, इस चीज़ से फर्क पड़ता है। एक नेगेटिविटी का एक दौर है जहाँ लोग इंडस्ट्री को एक तरह से टारगेट कर रहे हैं और बहुत ही अनफेयरली टारगेट कर रहे हैं। जिस तरह से हर प्रोफेशन में कुछ कुछ खामियां होती हैं, हमारे पास भी खामियां, हम भी उस पर लड़ रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। तो वो तो है, लेकिन मुझे अपने स्टारडम शब्द से मुझे एतराज़ है, क्योंकि ये शब्द है क्या, इसका मुझे मतलब नहीं मालूम। ऑफ कोर्स मैं जो स्टार्स हैं जिनको देख करके मैं मानता हूँ कि ये मेरे लिए बड़े हैं, वो अलग मुद्दा है मेरे लिए एक अभिनेता के तौर पे, और फैंस के लिए वो अलग मुद्दा है। लेकिन ठीक है, इट्स अ फेज, इट्स ओके। रणबीर कपूर के साथ तो आपका एक गहरा रोल रहा है, जिसके लिए हम सब आपको याद करते हैं। वहीं एक और आपने मुल्क में ऋषि कपूर के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर किए, जैसा हमें आपने बताया कि वो थोड़े से एडजस्टमेंट थी। तो मेरा ये जानना चाहता हूँ कि ये जो दो एक्टर्स हैं एक परिवार के, शम्मी साहब के साथ भी आपने रॉकस्टार में स्क्रीन शेयर करी, क्या कहना चाहते हैं आप? ये जो अलग फॉर्मेट ऑफ जनरेशन के साथ आपने काम किया। मैंने रणबीर के साथ तो मैंने रॉकस्टार में जो काम किया तो उनके साथ तो मेरा सीधा इंटरेक्शन था। हाउ इज ही एज एन एक्टर? बहुत सरल अभिनेता हैं, अद्भुत अभिनेता हैं, हम सब जानते हैं। हमारे जनरेशन के, मतलब जिसको कहते हैं कि मैं उनको मतलब ऐसे कहूँगा, उनके पास बहुत कमाल का अभी तो शुरुआत है उनकी, और मुझे लगता है कि वो जब तक अपने करियर के, अभी तो पीक पे भी नहीं है वो, और जो परफॉर्मेंसेस वो कर रहे हैं वो ऑलरेडी जिस उम्र में है उसके बहुत आगे की परफॉर्मेंसेस वो दे रहे हैं। और दुर्भाग्य है कुछ फिल्में नहीं चल रही हैं, वो दुर्भाग्य, वो तो हमारे
इंडस्ट्री का वो है कि भाई कुछ फिल्में चलती नहीं चलती वो ठीक है, लेकिन आप उनकी परफॉर्मेंस को कभी आप सवाल नहीं उठा सकते। उनकी परफॉर्मेंसेस, फिल्में चले ना चले, उनकी परफॉर्मेंसेस हमेशा करेक्ट रहती हैं, सही रहती हैं। तो वो है। ऋषि जी के साथ मैंने स्क्रीन स्पेस डायरेक्टली शेयर नहीं किया, उनके साथ काम नहीं किया। उनके काम को अमरूद रहा हूँ, स्पेशली जो उनका सेकंड हाफ है जहाँ पे उन्होंने डिस्कवर किया एक नया अभिनेता अपने अंदर से, और वो कमाल का काम किया। तो वो तो है। और मुल्क के बाद उनका फ़ोन आया था, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था जब उन्होंने फ़ोन करके मेरे कैरेक्टर की तारीफ़ की थी, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि मैं उस फिल्म का हिस्सा हूँ। वो तो बाद में मैं उसका हिस्सा बना। तो एवरी वन वो शॉक्ड कि अरे ये कहाँ से आ गया, हमने तो शूट किसी और के साथ किया था। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा मोमेंट है कि जब उन्होंने कॉल करके उन्होंने चर्चा की उस चरित्र के ऊपर, तो वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि आपके लिए हमेशा वो लार्जर देन लाइफ रहे हैं। और उन्होंने हमेशा जीवन मेरे ख्याल से लार्जर देन लाइफ जिया है। ये कमाल की चीज़ है कि जो हमारी जो पुरानी जनरेशन के जो अभिनेता हैं, वो हमेशा उन्होंने वो रियल लाइफ में भी लार्जर देन लाइफ ही रहते थे। वो एक कमाल का था, तो उनके साथ काम किया। और शमी जी को मैंने रॉक स्टार में प्रिपेयर करते हुए देखा है मैंने उनको। और हम हमेशा एक कॉमर्शियल एक्टर को हम हमेशा हल्का मान के चलते हैं। अब तो खैर वो गैप मिट गया है, बहुत कमाल की चीज़ है। अब तो आप किसी भी एक्टर को देखिए, वो उतना ही सक्षम है, उतना ही अपने ऊपर काम करता है। लेकिन शमी जी को मैंने देखा, और जिस गहराई के साथ वो काम कर रहे थे रॉक स्टार में, उस कैरेक्टर को लेकर के जितना वो सोच रहे थे, जितना वो प्रोसेस में जा रहे थे, तो आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा अरे बाप रे, और इतनी नॉलेज है उनको, इतनी नॉलेज अभिनय को लेकर के। और मैंने कहा यार, हम लोग कितने अनफेयर हो जाते हैं कि हम सिनेमा से एक अभिनेता को जज करते हैं कि अरे ये तो ऐसा ही है, ये। और शमी जी का मैं दीवाना रहा हूँ, स्पेशली उनके डांसेस का जो अंदर का जो रिदम है। लेकिन वो कमाल के अभिनेता रहे हैं, वो लग। लेकिन हम हमेशा जब सीरियस अभिनय की बात करते हैं, तो हम एक ढांचा बना करके बात करते हैं, जो कि बहुत गलत होता है मेरे हिसाब से। रणबीर कपूर के लिए भी कहा जाता है कि उनके अंदर शम्मी कपूर की भी झलक है, अपने राज कपूर साहब की भी झलक है, ऋषि कपूर की झलक तो है ही। तो आप क्या कहना चाहेंगे, वो अपने कपूर ख़ानदान का नाम और बड़े तर्ज पर ले जाएंगे आने, जब तक वो रिटायर होंगे? मुझे लगता है उन्हें अपना काम करने देना चाहिए। लेगेसी जो है ना, वो तो जब करियर ख़त्म करेंगे तो वो अपनी एक लेगेसी बना पाएंगे, वो उम्मीद करते हैं। बाकी इतना जो काम है, जो उनकी जर्नी है, वो उनको भोगने देना चाहिए, उसका सुख भोगें वो जैसे हम सब अपनी जर्नीज़ का सुख भोग रहे हैं। बाकी वो सब लिखने के लिए बाद में बहुत कुछ होगा जो लोग लिखेंगे उनके काम के ऊपर, जब वो काम अपना एक जर्नी कर चुके होंगे तब। अब राइटिंग डायरेक्शन की तरफ कुमुद जी कोई आपका रुझान आने वाले समय में? नहीं, अभी तक तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि राइटिंग तो मैं चिट्ठी तक तो लिख नहीं पाता हूँ, तो मैं राइटिंग के बारे में क्या कहूँ। और डायरेक्शन को भी लेके यही है मेरे पास, तो अभी तक मैंने उस तरह से सोचा नहीं है। कभी अगर कुछ बिजली चमकी, कुछ कौंधा, तो कह नहीं सकते, लेकिन अभी तो मैं अपने आप को नहीं सोच सकता। मेडिटेशन करते हो आप, और पूजा पाठ, मेडिटेशन, इस तरफ कुछ आपका ध्यान है? नहीं, मैं पूजा पाठ नहीं करता हूँ। मैं जब मुसीबत में होता हूँ तब ईश्वर को याद कर लेता हूँ बाकी समय नहीं करता हूँ। मेरा ईश्वर के साथ संवाद जो है ना, बहुत पर्सनल संवाद होता है। कई बार उनके साथ लड़ाई होती है, कई बार मोहब्बत होती है, कई बार तू तड़ाक भी हो जाती है। हिंदू धर्म की अद्भुत चीज़ है कि ईश्वर आपके मित्र भी हैं, ईश्वर आपके आराध्य भी हैं। आप उनके साथ बहुत तरह का संबंध होता है। हमारे अपने ईश्वरों के साथ हमारे बहुत स्तर पे हम उनके साथ जीते हैं, तो वो कमाल का है। लेकिन मैं बहुत रिलीजियस आदमी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करता हूँ। मैं बचपन में मंदिर जाना मुझे बहुत पसंद था, क्योंकि पिताजी प्रवचन दे दिया करते थे, तो उनको सुनना, मैं उनकी परफॉर्मेंस को सुनना, मैं गुरुद्वारे जाया करता था। अब आपको जाने का समय हम देने वाले हैं, बट हमारा ज़रा भी मन नहीं है आप जाओ। आपसे बात करके इतना मज़ा आ रहा है। एक सवाल ज़रूर ये आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके करियर में आपने इतने रोल्स करे, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि खटाना भाई, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सच में रिस्पॉन्सिबल हैं बहुत सारे लोगों को आशिक बनाने में, क्योंकि रॉक स्टार में आपके प्रवचन खटाना भाई के इतने पॉपुलर हुए।
तो जब आप इस तरह के किरदार करते हैं, आप कभी ऐसे इंसान से मिले जो आपके मुरीद रहे हैं और वो आपके अभिनय से इतना ज़्यादा प्रोत्साहित हुए, भावुक हुए? कुछ ऐसी मेमोरी शेयर करना चाहेंगे? मेरी मेमोरी बहुत ख़राब है तो ऐसी नहीं है, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स ऐसे लोग मिले हैं जिनको बहुत काम पसंद आया है, जो काम को लेकर भावुक भी हुए हैं, और ये सुनकर के आपको डर भी लगता है कई बार कि इतना असर भी नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको सुख भी मिलता है उसका कि लोगों को काम पसंद आ रहा है और स्तर पे पसंद आ रहा है। तो हाँ, और कई बार लोगों ने डांट भी दिया है कि आप इस तरह के चरित्र को करते हैं, आपको इस तरह का करना चाहिए। वो उनका प्रेमी है जो एक लाड़ होता है, जो दर्शक का अपने कैरेक्टर्स को देखते हैं, एक्टर्स को देखते हैं स्क्रीन पे, तो उनके साथ उनका एक पर्सनल संबंध हो जाता है। तो कई बार वो जब हर्ट होते हैं तो वो भी बहुत पर्सनल हर्ट होता है, उनको लगता है अरे इन्होंने ऐसा कैसे कर दिया, इनको तो मैं इस तरह से एक इमेज में देखना चाहता था, फिर वो इमेज टूटती है तो उनको तकलीफ़ होती है, उनको लगता है कि पर हाँ वो सब तो इस प्रोफेशन का हिस्सा है जो बहुत ही एक्साइटिंग है। आपको अच्छा ही लगता है कि किसी को, आपने एक पुलिस वाले का रोल किया तो उन्होंने बोला यार इस तरह का मत किया कीजिए, आप उस तरह वाले पुलिस वाले कीजिए जो बहुत दबंग टाइप का होता है। आप सुनते हैं और आपको उसकी उस राय की इज्जत करनी पड़ती है और करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत पर्सनल स्पेस से आ रहा है उनकी तरफ से। बस ये अरफन मौला कलाकार से लेकर आप एक पति हैं जो बहुत सक्सेसफुल जी रहे हैं अपना पारिवारिक जीवन भी। तो अगर मैं ये पूछना चाहूँ, आपकी रिदम ऑफ लाइफ क्या रही है आपकी इस जर्नी में? आप तय नहीं करते हैं कि आपको कैसे चलना है, जीवन तय करता है, और आप सिर्फ उसमें अपने छोटे छोटे इनपुट्स देते रहते हैं। एक इंसान के तौर पे आप अपने आप को थोड़ा नेविगेट करते रहते हैं कि यहाँ मैं गड़बड़ हो रहा हूँ, यहाँ सही जा रहा हूँ, तो आप उस राह को थोड़ा और लंबा खींच देते हैं। गड़बड़ होते हैं आप उसको कॉमा लगाते हैं, फुल स्टॉप कभी नहीं हो पाता है, क्योंकि आप गलतियाँ तो करते रहेंगे और आप उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। फिर अगले स्टेप पे जाके फिर एक स्पीड ब्रेकर आएगा जहाँ आपको लगे ओहो फिर गड़बड़ हो गई है। तो लेकिन मज़ेदार है। आप मतलब मुझे लगता है कि जिस प्रोफेशन में मैं हूँ वो बहुत एक्साइटिंग है मेरे लिए। एक व्यक्ति के तौर पे मुझे इतना कुछ एक्सप्लोर करने को मिलता है, इतने सारे लोगों से मिलने को मिलता है और इतने तरह के जीवन जीने का मौका मिलता है थोड़े थोड़े समय के लिए। तो वो अपने आप में एक बहुत ही कमाल की लर्निंग प्रोसेस है जिससे मैं गुजर रहा हूँ। और फिर जब आप गुजर जाते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है ओहो कुछ बेहतर हो सकता था, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। और जीवन यही है, हमेशा पलट के देखते लगता है काश मैं इसको और बेहतर कर पाता। तो और प्रॉब्ली शायद आने वाले जो आपके पीछे जो अभिनेता हैं, जो लाइन में बैठे हुए हैं, जो अपने मौके का इंतज़ार कर रहे हैं, वो उन्हीं गलतियों को देख करके वो उसको बेहतर करेंगे। उनको लगेगा इससे बना नहीं, अगर मैं होता तो मैं बेहतर कर देता। तो जब वो आएंगे तो वो आपको चमत्कृत कर देंगे और कर ही रहे हैं लोग। जो यंगर लॉट है, दे आर मच बेटर, दे आर मोर प्रिपेयर्ड। तो या सो रिदम ऑफ लाइफ इज रिदम ऑफ लाइफ, जस्ट आप कीप फ्लोइंग। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कुमुद जी। मेरा सच में आपको आज जाने देने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि ये ऐसी वार्तालाप है, हम सब कहीं ना कहीं एनलाइटन हो रहे हैं और यही शायद आप सबको सीखना भी चाहिए द ग्रेट कुमुद मिश्रा जी से, जो कितने सरल हैं, अपना काम बखूबी करते हैं, धरातल पे इतने ज़्यादा हैं कि आपको लगेगा भी महसूस भी नहीं होगा कि ये इस दर्जे के इतने बड़े अव्वल कलाकार हैं। हम यही चाहेंगे कि आप हमें ऐसे एंटरटेन करते रहें, खटाना भाई के हमें और स्वरूप मिलते रहें, और हम चाहते हैं कि आप एक कुछ यूट्यूब का बनाएं जहां आप खटाना भाई के आप कुछ शुरू करें, जहां हमें मोहब्बत में दिल कैसे टूटते हैं, कैसे जोड़ा जाता है, उस पर एक लेक्चर आप हमें दें। देख ले तू क्या खटाना भाई। पेन, दुख, दर्द, आंसू। ओ अच्छा, जब तक तकलीफ ना हो ना लाइफ में तब तो कोई बड़ा नहीं बनता है। अरे काश कि मैं उतना सक्षम होता। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे भी बहुत मज़ा आया। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी सर अलग अलग मायने हैं, जैसे सुबह उठकर अपनी हथेलियों को देखना, सूर्य को अर्घ देना, चींटियों को आटा डालना,
बोलते हैं परमपिता परमेश्वर एक, उनको चलाने वाली और देवियां, हथेलियों में कहाँ कहाँ किनका स्थान है। सुबह उठते ही अगर उन सब चीजों से दिन की शुरुआत की जाए, आपका दिन बेहतरीन होगा। हमको तो आदत हम पीते थे, हमको ये नहीं मिली कुछ और मिल गया वो भी पी करके पी लेते। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ डेविड। सर आप म्यूजिक वीडियो करोगे? उसको देखो, सर इसको देखो। मतलब मुझे कोई